अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक कयास आराइयों ने मुल्क की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल ये नहीं है कि बानी पीटीआई की सेहत की हकीकत क्या है, बल्कि असल सवाल यह है कि इस मामले को किस तरह सियासी बयानिए में ढाला जा रहा है। यह मामला कानूनी या तिबी दायरे से निकलकर सियासी मैदान में आ खड़ा हुआ है और तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो बानी पीटीआई की सेहत पर सियासी बयानियाँ बनाकर बानी पीटीआई की मुश्किलात बढ़ा रही है। और इसीलिए हुकूमती हलकों का भी यही ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने वाले ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिले। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से यह दावा सामने आया था कि बानी पीटीआई की अपनी सेहत के मामले पर मनफी कैंपेन चला रही हैं। हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसा गिरोह मौजूद है जो सियासी हमदर्दी को जिंदा रखने के लिए सेहत के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। इसी तनाजुर में यह तासुर भी दिया जा रहा है कि पार्टी को हाईजैक करने वाले अनासर दर हकीकत बानी पीटीआई के मुमकिना रिलीफ में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि अगर उन्हें कानूनी या फिर सियासी एतबार से रिलीफ मिल जाता है तो उनकी सियासी दुकानें बंद हो सकती हैं। दूसरी जानिब पार्टी के अंदर से भी मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसा कि केपी के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी खुलकर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बानी पीटीआई की सेहत पर बाज़ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। यह बयान दरअसल पार्टी के अंदर मौजूद दराड़ों की निशानदेही करता है। अगर एक ही जमात के हम रहनुमा इस नौइयत की बात करें तो इसका मतलब है कि दाखिली सतह पर एतमाद का बहरान मौजूद है। सवाल यह है कि आया ये इख्तलाफात वक्ती हैं या किसी बड़ी अंदरूनी कशमकश की अलामत है। अब इसी तनाजुर में कोटलक पर जेल में कैद पार्टी क़यादत का पार्टी को लिखा जाने वाला ख़त गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। जैसा कि कोटलक पर जेल में कैद रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा ने वकील राना मुदस्सिर उमर के ज़रिए जो पैगाम भेजा वो दरअसल पार्टी के अंदर एक संजीदा सोच की अक्कासी करता है। अब असीर रहनुमाओं की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि पार्टी की आदत रमज़ान में एहतजाजी सरगर्मियाँ मौखर रखे। अब मज़ीद ये कि बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत बंद की जाए और ज़ाती मौलजीन के ताउन से इलाज को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ अदालतों में कार्रवाई मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। ख़त में पार्टी ओहदेदारान, वकला और बहनों की मुलाकातें यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को पार्लिमानी हिकमत अमली इख्तियार करने, कोर कमेटी और सियासी कमेटी में मुबाहिसे के बाद इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसले करने और इन फ़ैसलों को तहरीरी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दी गई है ताकि पार्टी पॉलिसी वाज़ेह तौर पर मीडिया और आवाम तक पहुँचाई जा सके। अब ये ख़त दरअसल कई पहलुओं से अहम है। सबसे पहले तो ये लिखा गया कि ख़त इस बात की अलामत है कि पार्टी के अंदर एक संजीदा हल्का तसादुम की सियासत की बजाय इदारा जाती और पार्लिमानी रास्ता अपनाने का ख्वाहिशमंद है। दूसरा, ये ख़त पीटीआई क़यादत को पैगाम देता है कि सेहत जैसे हसास मामले को सियासी नारे में तब्दील करना तवीलुल मुद्दती तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। तीसरा, ये लिखा जाने वाला ख़त पार्टी के दाखिली नज़्म ज़ब्त और फैसला साजी के खिलाफ और फिर शफाफ तरीक़ाकार की ज़रूरत को उजागर करता है। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ इस वक्त दोहरे चैलेंजेस से गुजर रही है। एक तरफ उसको कानूनी चैलेंजेस का सामना है, दूसरी जानिब पार्टी में दाखिली हम आहंगी का मसला सर उठा रहा है। ऐसे में अगर बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुतज़ाद बयानात आते रहेंगे तो इससे ना सिर्फ पार्टी की साख मुतासिर होगी बल्कि बानी पीटीआई के केसेस को भी नुकसान पहुंच सकता है और दूसरी जानिब हुकूमत को भी बात करने का मौका मिलता रहेगा, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी पोजीशन कमज़ोर हो रही है। हकीकत यह है कि किसी भी सियासी जमात के लिए अपने कायद की सेहत एक संजीदा और इंसानी मसला होता है, लेकिन जब भी मसला बयानिए का मरकज़ी सतून बन जाए तो इसकी अखलाकी क़ुव्वत कमज़ोर पड़ जाती है। यही वजह है कि वाकिफ़ाने हाल ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि वो इस मामले को जज्बाती नारों की बजाय मुनज़्ज़म कानूनी हिकमत अमली के ज़रिए आगे बढ़ाए। कोटलक पर जेल से आने वाला ख़त इसी समत में एक इशारा मालूम होता है। अब आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि आया पार्टी की आदत इस असीर रहनुमाओं के मशवरे पर अमल करती है या फिर मुकम्मल तौर पर इसको नज़रअंदाज कर देती है। अगर दाखिली मुशावरत, तहरीरी फ़ैसलों और पार्लिमानी हिकमत अमली को अपनाया जाता है तो मुमकिन है कि पार्टी एक मरतबा फिर ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में ख़ुद को पेश कर सके, वरना सेहत का मामला यूं ही सियासी कशमकश का ईंधन बनता रहेगा और दरअसल मसला पस मंज़र में चला जाएगा। अब सियासी हलकों में जो खबर गर्म हो रही है उसके मुताबिक तो बानी पीटीआई के हालिया तिबी मुआयने और इलाज को दानिस्ता तौर पर सियासी तनाज़ा बनाया गया है। हालांकि तहरीक इंसाफ की जमात की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर्स हत्ता कि उनके ज़ाती मौलिज की जानिब से भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया था। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम अस्पताल से वाबस्ता बानी पीटीआई के अपने ज़ाती मौलिज बानी पीटीआई के मुआयने और इलाज से बहुत मुतमईन थे, लेकिन ज़राए के मुताबिक अलीमा खान इस तमाम सूरत हाल पर नाखुश थी। बाखबर ज़राए के मुताबिक
गुज़श्ता रोज़ पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम के 2 डॉक्टर्स ने तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद डॉक्टर नदीम कुरैशी के हमरा अडयाला जेल में कैद बानी PTI का मुफस्सल तिब्बी मुआयना किया। मुआयने के बाद सीनियर अपोजिशन रहनुमाओं जिनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर अली खान शामिल थे, उनको पिम्स में ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक इस मुकम्मल गुफ्तगू को कई शुरका ने सुना और बाकायदा तौर पर इसकी कार्रवाई मुरतब की गई, जिसका रिकॉर्ड दोनों फरीकैन के पास मौजूद है। ज़राए के मुताबिक कॉल के दौरान शौकत खानम के डॉक्टर्स ने मुआयने और इलाज के तरीक़ाकार पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया था। ज़राए के मुताबिक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के डॉक्टर्स ने इलाज को हौसला अफजा और तसल्ली बख्श करार देते हुए इसे दरसी किताब के मुताबिक मुआयना और इलाज करार दिया, यानी बाय द बुक जो इलाज प्रिस्क्राइब होना चाहिए वो इलाज हो रहा है। बताया जाता है कि उन्होंने मुआयना करने वाली टीम को सराहा और केस को कामयाबी से देखने पर मुबारकबाद भी दी। ताब मुशावरत के दौरान इत्मीनान के इजहार की इतलात के बावजूद PTI की जानिब से एहतजाज और धरनों की मनसूबाबंदी जारी है, जबकि ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी किया है कि अलीमा खान ने मामलात को नरम करने में मस्बत किरदार अदा नहीं किया, लेकिन बल्कि डॉक्टर्स और अपोजिशन की आदत से सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखने पर जोर भी दिया है। ज़राए के मुताबिक जब बाज़ रहनुमाओं ने तिब्बी नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया तो ये बात भी अलीमा खान को नागवार गुजरी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाज़ेह हो रहा है कि अलीमा खान बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट्स को मनफी बनाकर पेश करना चाहती थी। अब देखा जाए तो तहरीक इंसाफ माजी में भी मज़ाहमत की सियासत में फ़ायदा हासिल करने की बजाय अपना नुकसान करती नज़र आई है। जैसा कि राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि बानी PTI से ये तय हो गया था कि D चौक नहीं जाएंगे और संजानी बैठेंगे, लेकिन बानी PTI अपनी बात से पीछे हट गए और बुशरा बीबी ने कहा अब D चौक ही जाना है। अब राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि संजानी में अगर मामला तय हो जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब एक बार फिर PTI उस दोराहे पर खड़ी है जहां उसे फैसला करना है कि क्या मज़ाहमत इख्तियार करनी है, बानी PTI की सेहत के ऊपर सियासत करनी है, या फिर बातचीत के ज़रिए से और मामला फहमी के ज़रिए से मामलात को आगे बढ़ाना है और बानी PTI की सेहत को अव्वलीन तरजीह देनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, बानी PTI के सेहत को लेके जो हालात बने हुए हैं उसमें अचानक से कुछ चीज़ें बड़ी अचानक से हो रही हैं, जो आप बता सकते हैं कि महज हुस्न इत्तफाक है या मामला कुछ और है। गंडापुर साहब के इंटरव्यूज़ बैक टू बैक, फिर आज PTI के असीर रहनुमाओं का एक ख़त जिसमें क़यादत से उन्होंने एक बार फिर नाराज़गी का इजहार भी किया है और फिर एहतजाजी जो सियासत है उसको तर्क करने का मशवरा भी दिया है, तो ये हुस्न इत्तफाक है या आपको लगता है कि प्लान्ड है, क्राफ्टेड है जो कुछ हो रहा है? देखिए रेहान साहब, मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर एक गैर यकीनी की कैफियत भी है, फिर इख्तलाफ राय भी है, फिर एक बड़ी धड़ेबंदी भी है जिसका इस वक्त PTI शिकार है। अब इसी धड़ेबंदी के शिकार होने की बुनियाद पे कभी सुहेल आफरीदी साहब जो है वो बड़ी जारहाना मूड में आपको नजर आते हैं, कभी सुहेल आफरीदी साहब आपको लगता ये है कि शायद वो भी किसी कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाना चाहते हैं। सूरत हाल ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बाहर जो एहतजाजी धरना दिया गया उसमें अरकान असम्बली हों या उज़रा हों या पार्टी टिकट होल्डर्स हों, वो सारे मिला के 50 से ज्यादा अफराद भी वहाँ जमा नहीं हो सके, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर से शदीद तनकीद का सामना था सुहेल आफरीदी साहब को, जिसके बाद उन्होंने जो है रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद रिहाई फोर्स के ऊपर भी पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने ये रिहाई फोर्स क्यों बनाई, इससे मजीद जो है हालात खराब होने का खदशा है, इसलिए कि PTI किसी एहतजाजी तहरीक को कामयाब होता हुआ उनकी लीडरशिप देख नहीं पा रही। अब इन हालात में लाहौर में जो लोग हैं जिनको बिल्कुल इररिलेवेंट किया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और पूरे रमज़ान मुबारक में उन्होंने अपने एहतजाज को मौखर करने का मुतालबा भी किया है। तो बज़ाहिर ये लगता ये है कि PTI बहुत कंफ्यूज है और PTI को ये समझ नहीं आ रही कि वो जिस एहतजाज का यकीन दिला चुकी है अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को और अपने सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट को कि जनाब हम इमरान खान साहब को रिहा करवा कर दम लेंगे, उसमें नाकामी अब उनके लिए एक बड़ा दबाव जो उनके ऊपर आन पड़ा है। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, ये बात आपकी ठीक है, जाहिर है डिवाइड का शिकार है इस वक्त PTI विद इन द PTI विद इन द पार्टी, इस वक्त एक खलीज तो है या दरार तो है, लेकिन सवाल ये है कि व्हाट अदर ऑप्शंस आर दे लेफ्ट विद? एहतजाज नहीं करेंगे या कोई ऐसी टास्क फोर्स या स्ट्रीट मूवमेंट नहीं करेंगे, तो व्हाट अदर ऑप्शंस डू दे हैव?
देखिए, बात लोगों की राय ये है कि आप जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी लड़ाई चल रही होती है, या जिस तरीके से आप जो है माजी में जो लोग एहतजाज करते रहे हैं, वो कोई ना कोई दरमियान में ऐसे हालात बनाते रहे हैं कि जिसके नतीजे में जो खास तौर पर लड़ाई है उसमें की शिद्दत में कमी आती रही है। यही मियां नवाज शरीफ के बारे में लोग कहते हैं जी कि वो खामोश हो गए थे, मरीम नवाज का ट्विटर खामोश हो गया था, और पीटीआई भी अगर इस तरह अपने आप को एक पुरअमन एहतजाज की या खामोशी के साथ बातचीत की अदालतों की तरफ रजू करने की तरफ जाती है, पार्लियामेंट में एहतजाज को अपने तक महदूद रखती है, तो दूसरा फरीक शायद जो है उसके पास भी फिर एक लचक का रवैया होगा। तो यही पीटीआई को इस वक्त रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि एहतजाज की जितनी कॉल्स दी गई उससे पीटीआई कुछ गेन नहीं कर पाई, और अगर मजीद एहतजाज की कॉल दी जाती है और वो नाकाम होती है तो फिर पीटीआई के लिए और मुश्किल। अच्छा नसरुल्लाह भाई साहब, जो एग्जांपल्स आपने दी, रीसेंट एग्जांपल्स हैं नवाज शरीफ साहब की या मरियम बीबी की, तो तासुर तो ये है ना कि वो बराह रास्त एंगेज कर रहे थे, या उस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब एंगेज किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे तो जो दूसरा फरीक है यानी बानी पीटीआई जो इनफैक्ट पहला फरीक है, वो तो बराह रास्त एंगेज ही नहीं कर रहे, या उनके साथ तो बात हो ही नहीं रही है, की ही नहीं जा रही हो। तो अगर इस तरह की आइसोलेशन रहेगी तो बातचीत का अमल कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एंगेजमेंट शुरू हो गई थी बहुत पहले, जब आरिफ अलवी साहब, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। फिर आज़म स्वाति साहब ने ये मामला कुछ आगे बढ़ाया। फिर अली मीर गंडापुर साहब जो है वो जब जेल के अंदर जाते थे, उनकी मुलाकातें होती थी, तो उस वक्त की बातचीत या एंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका था। अगरचे इस लेवल पे कि इमरान खान साहब की खुद बातचीत होती या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बड़ा जिम्मेदार आदमी उनसे बातचीत करता, ये ना होने के बावजूद जो है निचली सतह पे मामलात जो है वो डिस्कस होना शुरू हुए। फिर बिजनेसमैनों का एक ग्रुप भी पाकिस्तान आया था, उन्होंने भी कुछ चीजें इमरान खान साहब के सामने रखी थी, तो मामलात आस्ता आस्ता आगे चल रहे थे, लेकिन उसको दरमियान में ब्रेक आ जाती रही जो नुकसान का बायस बनती रही। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या ऑप्शन है सर? पीटीआई में डिसीजन पावर कौन है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है जो फैसला कर सके या जो ब्रिज का रोल प्ले कर सके दोनों फरीकैन के माबैन? बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस लीडरशिप है, इमरान खान साहब को ये डिसीजन करना है कि कौन पार्टी को लेके चलेगा, कौन बातचीत करेगा, क्योंकि ये जो मामलात रहे हैं पीटीआई के लिए सबसे बड़ा इमरान खान साहब की चैलेंज पार्टी के मामलात हैं। खान साहब ने महमूद खान को टास्क दिया, साथ सुहेल आफरीदी साहब को स्टेट मूवमेंट का टास्क दे दिया, साथ अलीमा खान साहब ने कहा कि वो पूरे मुल्क के लोगों से कहती हैं कि वो एहतजाज के लिए 8 फरवरी का इंतजार ना करें। फिर बुशरा बीबी साहब के हवाले से कुछ चीजें सामने आना शुरू हो गई। पीटीआई अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई कि पार्टी क्या बेस्टर गौर चलाएंगे, क्या सलमान अकरम राजा मामलात को देखेंगे, महमूद खान देखेंगे, या राजा नासिर अब्बास साहब देखेंगे, या फिर जो है सुहेल आफरीदी साहब जो है लीड करेंगे सारी सूरत को, या बुशरा बीबी का किरदार होगा, या अलीमा खान साहब का किरदार होगा। ये जो इमरान खान साहब से सियासी गलतियां हुई माजी में और आज भी वो पार्टी को मजबूत करने के कायल दिखाई नहीं देते, ये वजह है कि कोई आगे बढ़ के जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। कोई मामला फहमी को जो है उसको आगे बढ़ा के कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश नहीं कर सकता जिस पर पार्टी एतमाद करे और जो सही एक जो है समत में पार्टी को लेकर जाए। नहीं, आपको याद होगा ना सर, इलेक्शंस की तारीख के मामले पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे, उसमें शाह महमूद कुरैशी और दीगर अकाबरीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। फिर एक फ़ोन कॉल आ गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाँ, और ख़ासतौर पर बानी पीटीआई के मामलात में तो वही फैसला कर सकते हैं, इख्तियार उन्हीं के पास है। मेरा ख्याल है कि कोई और किसी भी किस्म का कोई रिसोर्स या ऑप्शन वो सूदमंद साबित नहीं होगा। तो ये तो कंसर्न क्वार्टर्स भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्या वजह है कि बराह रास्त फिर ऑन बोर्ड नहीं आ जाते हैं या बातचीत हो जाती है? देखिए, इमरान खान साहब से बराह रास्त तो बातचीत इसलिए नहीं हो सकी माजी में कि इमरान खान साहब कुछ ही अच्छे बाद जो है जब बातचीत का अमल शुरू होता था हुकूमत के साथ, या बैरिस्टर सैफ जब जिस जमाने में कोशिशें कर रहे थे, तो इमरान खान साहब को जो आके जेल जो लोग मिलते थे वो वापसी पे आके उनसे एक ऐसा ट्वीट करवा देते थे उनके हैंडल से, जिसके नतीजे में फिर जो है दूसरी तरफ कोई अगर लचक नजर भी आती थी तो फिर नहीं नजर आई। आपको याद होगा एक जमाने में DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि 9 मई के हवाले से माफी मांगनी पड़ेगी, और ये मामलात काफी हद तक आगे बढ़ गए। फिर ये हुआ कि पीटीआई के सफों में ये तय पाया कि इमरान खान साहब माफी भी मांग लेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो है फिर इमरान खान साहब को ये बावर कराया गया जी कि अमेरिका में हमारे मामलात सेटल हो रहे हैं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ट्रंप के आते ही इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे।
ये कैलकुलेशन पीटीआई की हमेशा से गलत रही है, और यही कैलकुलेशन 26 नवंबर को गलत हुई जब वो जो है वो धरना देने डी चौक जा रहे थे। तब भी ये इमरान खान साहब को बावर कराया गया कि जनाब अमेरिका में मामला सेटल हो रहे हैं। और वो आपको याद होगा मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक इंटरव्यू में भी ये भी कह दिया था कि अमेरिका से बस कॉल आने वाली है और इमरान खान साहब बनी गाला होंगे। ना वो कॉल आई, ना वो मामला आगे बढ़ सके, और पीटीआई अपने इन गलत फैसलों की वजह से आज तक मुश्किलात में फंसी हुई है। ठीक, लास्टली नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या मेडिकल ग्राउंड्स पे बानी पीटीआई को रिलीफ मिलने जा रहा है या कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर कोई ऐसी बात या मूव चल रही है? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब के हवाले से अभी कोई इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ कोई लचक पाई जाती है। कोशिशें पीटीआई को करनी है, और कोशिशें अगर पीटीआई कर लेती है, ये यकीन दहानी कराती है कि पीटीआई जो है वो एक पॉलिटिकल फैसलों की तरफ जाएगी, तो ये एक रास्ता निकलने के इम्कानात नजर आना शुरू हुए थे कि शायद इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, बनी गाला चले जाएं। लेकिन साथ ही जब उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ये डिमांड भी करते हैं कि ठीक है वो खामोश होने को तैयार हैं लेकिन हुकूमत को रुखसत किया जाए, तो अब हुकूमत कैसे चाहेगी कि अपने आप को रुखसत कर दे या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ चले जाए? ये चीजें जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए खास तौर पर काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कहीं बातचीत होती हुई दिखाई दे नहीं रही। खान साहब को ये बात समझनी होगी कि वो इस वक्त उस एंड पे है जहां उन्होंने रिसीव करनी है कुछ चीजें, अब वो गिविंग पोजीशन में नहीं है। इस वक्त अपर हैंड जो है वो हुकूमत का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि अब तक जो है तहरीक इंसाफ अपनी किसी कोशिश को कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साहब नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर मशरिक़ वस्ता को गैर यकीनी के बादलों में लपेट चुकी है। सवाल ये नहीं है कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात हैं, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या ये इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल होंगे या ताकत के इस्तेमाल की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम एक दहाई से ज़ायद अरसे से आलमी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। 2015 में होने वाला जौहरी माहिदा, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर जॉइंट जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, इस उम्मीद के साथ तय पाया था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को महदूद करके खित्ते में इस्तेहकाम पैदा किया जाएगा। लेकिन 2018 में अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका को इस माहिदे से एकतरफा तौर पर अलहदा किया, जिसके बाद पाबंदियों और दबाव की एक नई लहर शुरू हुई और आज अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी इसी फैसले का तसलसल दिखाई देती है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हर बयान में यह कह रहे हैं कि ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और माहिदा ना करने की सूरत में इसको बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ बोर्ड ऑफ पीस में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इन ख्यालात का एक बार फिर इजहार किया। दरअसल अमेरिका की बुनियादी ख्वाहिश है कि ईरान न सिर्फ अपने जौहरी प्रोग्राम को सख्त बैनुल-अक़वामी निगरानी में दे, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में अपने इत्तेहादी नेटवर्क्स जैसे कि लबनान, इराक और यमन में असर रसूख को भी महदूद करे। अमेरिका के नज़दीक ईरान का जौहरी प्रोग्राम महज तवानाई तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें अस्करी पहलू भी मौजूद है जिसे रोका जाना ज़रूरी है। दूसरी जानिब ईरान की तरजीह कुछ मुख्तलिफ है। ईरान का मौक़िफ़ यह है कि उसे पुरअमन जौहरी तवानाई के हुसूल का हक़ हासिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले आयद करदा इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करे, उसकी तेल की बरामदात बहाल हों और उसे आलमी मालियाती निज़ाम तक मुकम्मल रसाई भी दी जाए। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिन में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो ज़ाहिर है सबके सामने, और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अमेरिका का जो प्लान है हर तरफ से ईरान को घेरे में लेना, वहाँ पर बहरी बेड़े बड़ी तेज़ी से पेशकदमी करते हुए हमें दिखाई दिए उस वक्त के जब ओमान के अंदर जो है वो डायलॉग हुआ, फिर जिनेवा के अंदर हमने मुज़ाकरात का दूसरा दौर देखा कि इंगेज तो किया जाए दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ईरान हदफ नज़र आ रहा है और लगता यह है कि यूएस कैन डू एनीथिंग फॉर दैट, यानी अपने उस मकसद को अचीव करने के लिए वो किसी भी नहज तक जा सकता है। देखें, बात यह है कि बिल्कुल जो इरादे ये अमेरिका के बड़े ख़तरनाक हैं और इट इज़ वेरी अनफेयर कि आप एक मिलिट्री पावर हैं, आप एक सुपर पावर हैं और आप एक सॉवरन मुल्क को सिर्फ इसलिए कोर्स कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशर डाल रही है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, और वो भी ख़ास तौर पे इसलिए कि इजराइल यही चाहता है। एक बराबरी की बुनियाद पर आप अगर डायलॉग कर रहे हैं तो आप कम अज़ कम जो इंटरनेशनल कवानीन है उसकी तो फॉलो करें। इंटरनेशनल कवानीन में है कि एवरी कंट्री हैज़ अ राइट कि अपनी मेडिकल के लिए और एनर्जी के लिए वो 2.5 या 3.5 ये है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का
एक अलाउड एनरिचमेंट प्लान है, आप वो कर सकते हैं। और वो भी जब ईरान कहता है जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की मॉनिटरिंग में आप चेक कर लें, और उनके स्पिरिचुअल लीडर ने ये कहा जी कि ईरान बिल्कुल एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, ये इस्लाम के भी खिलाफ है। आपने कहा कि हमने ईरान की एटमी तहरीर तबाह करके रख दी है। इवन देन आप दोबारा ये करें, ईरान विल ओपन से कि जी ठीक है आप आए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन आए, हर जगह इंस्पेक्शन करें, मॉनिटरिंग करें, और जितनी एनरिचमेंट हमें इंटरनेशनली अलाउड है हमें वो अलाउ करें। देखिए बेटे साहब, ईरान इज वेरी ओपन फॉर दैट। कता कलामी के लिए माजर। जौहरी प्रोग्राम पे तो वो कहते हैं बात करें, जब चाहे बात करें, जैसे चाहे बात करें, लेकिन अमेरिका का हदफ तो यहाँ पे सिर्फ जौहरी प्रोग्राम नहीं, वो तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी तबाह करना चाहता है, उसके साथ साथ रिजीम चेंज चाहता है अल्टीमेटली। देखें, दिस इज अनफेयर। आप मुझे बताएं कि एक तरफ इजराइल पूरा भरा बैठा न्यूक्लियर पावर है, और उसके बाद हर किस्म की उसके पास मिलिट्री पावर है। ईरान अपने दिफा के लिए हर किस्म का उसका हक है कि वो जो भी बनाए। यस, अगर वो अग्रेसिव हो रहा है, किसी मुल्क पे जाकर अटैक कर रहा है, देन यू आर सपोज टू न्यूट्रलाइज इट। वो अगर थ्रेट है इजराइल का, तो वो अपने जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए हैं, जो कि उसने दिखाए इजराइल को नुकसान करके, दैट इज ओनली रीजन। अगर ये मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर दे तो ये सिटिंग डक, फिर तो आप जब जाएँ जाके उस पर कब्जा कर लें। आप उसके वो भी ख़त्म करना चाहते हैं, आप उसके ऑयल रिजर्व और गैस रिजर्व पे कब्जा करना चाहते हैं। आपकी एक और कंडीशन है कि जो उसकी जो प्रॉक्सी थी पहले, हिजबुल्लाह है, हमास है, हूतीज़ हैं, उसके बाद सीरिया है, वो आपने पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी, बिल्कुल आप इनफेक्टिव कर दिए। अब आप उससे और क्या चाहते हैं? सीरिया के थ्रू जो उनको आपको मदद देता वो भी नहीं दे सकता। तो अब तो आपके पास मतलब ये तो आप वो डिमांड कर रहे हैं जो आप एक नॉर्मल, एक कमज़ोर मुल्क भी नहीं मानेगा। मेरे ख्याल में ये एक वेरी अनफेयर है कि अगर आपने अटैक कर दिया फिर कहें कि नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो पूरे खित्ते के अंदर अमन को इसी अटैक से मशरूत करार दे रहे हैं कि अगर ये इससे विकेट कर लिया जाता है, ईरान को कंट्रोल कर लिया जाता है, तो खित्ते में अमन आ जाएगा। इससे ताबीर किया आपने, स्टेटमेंट सुना होगा प्रेसिडेंट ट्रंप। नहीं, खित्ते में अमन कैसे आ जाता है? इसलिए आ जाता है इजराइल खुला जो मर्जी मिडल ईस्ट में करे। ये प्रॉब्लम है कि फिर उसको और किसी का डर नहीं है, उसको पीछे नहीं पता कि ईरान बैठा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल पावर लेके बैठा हुआ है। और सेकेंड है कि आप इसके बाद बाकी प्रक्रिया क्या जाता है, मुझे बताइए कि जो इजराइल का जो डिज़ाइन है ग्रेटर इजराइल का, वो तो हाफ ऑफ मिडल ईस्ट शामिल है। और यहाँ पर बहुत बड़ी कमज़ोरी अरब ममालिक की, इस्लामिक वाली की, कि वो आप इस वक्त खुल के अमेरिका से बात करें, आप वहाँ पर जाके बताएं कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि डोंट बी अनरीजनेबल, और आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं अरब इस्लामिक। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये बात तो ऐसे स्टेज पे हुई है, बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म से हुई है कि जहां पे अरब ममालिक मौजूद हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान भी वहां पे मौजूद है। इस स्टेज से ये बात हो रही है। हाउ सिंबॉलिक इज दैट? देखिए, यही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो इस्लामिक ममालिक हैं, एटलीस्ट दे कैन टॉक टू प्रेसिडेंट ट्रम्प के इसमें इम्प्लीकेशन। आई एम श्योर पाकिस्तान ने बैक टू डिप्लोमेसी 100% की है, पहले भी अटैक को जो है वो डिले करवाया है। आई एम श्योर तुर्किया भी शामिल होगा, सऊदी अरब भी होगा, कतर भी होगा शामिल। दे हैव टू टेल कि जी आप बताइए, हम दोबारा ईरान से बात करते हैं, जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप एनरिच्ड यूरेनियम की है तो हो सकता है वो चले, ईरान मान लीजिए कि मैं बिल्कुल नहीं एनरिचमेंट नहीं करता, ठीक है, वो भी आप कर लें। लेकिन अगर आप मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे तो ईरान तो बिल्कुल टिकलेस रह जाएगा, फिर उसके बाद क्या रह गया? अब तो इजराइल आके, आपको पता है इजराइल ने इसको, ईरान को फारिग करना है, उसके बाद वो मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्कों में चढ़ाई करेगा। ये गलत फहमी अरब ममालिक की, अगर खामोश बैठे हुए हैं कि जी हमारी बारी नहीं है कि सबकी बारी आएगी। अभी कतर को उन्होंने एक निशाना बना के दिखा दिया था कि जी दे कैन कम, निगोशिएशन भी वो करवा रहा था, मीडिएट भी करवा रहा था, और उसी पर अटैक भी कर दिया था। तो इसलिए ये अब इस्लामिक और अरब ममालिक की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ये दे हैव टू शो स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। 57 कंट्रीज हैं, कम से कम कहीं तो खड़े हों। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी हाल ही में ईरान में जो कुछ हुआ था, एक इंस्टेबिलिटी हुई, कियोस नज़र आया, एहतजाज नज़र आया, तो उस वक्त सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, बड़ा सेंसिबली प्ले किया, और अल्टीमेटली उसको अवॉइड कर लिया गया। लेकिन अब एट दिस पॉइंट इन टाइम आप क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन से? क्योंकि अल्टीमेटम तो वो 10 डेज़ की बात भी कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। इसमें अरब ममालिक को चाहिए कि ओपन कहें कि वी हैव नो थ्रेट फ्रॉम ईरान, वी हैव नो प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल हमारी ईरान से बात हुई है, उसका कोई ऐसे ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं, ये है भी नहीं, ईरान का कभी भी डिज़ाइन नहीं था। इसलिए देखें उन्होंने क्या प्लान किया हुआ था
उन्होंने ईरान का हवा क्रिएट किया कि ईरान इज बिकमिंग अ बिग पावर, और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, जो सुन्नी के एरिया जो कंट्रीज हैं, इनको वो चाहता है नुकसान पहुंचाना, इस पर कब्जा करना, जिसकी वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो से उन्होंने वेपन एमुनिशन जो है वो ये मिडिल ईस्ट को बेचा है। सऊदी अरब को देख लें, कतर को देख लें, कुवैत को देख लें, बहरीन को देखें, कोई कौन सा मुल्क है जिस, या यूएई को देखें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन एमुनिशन उन्होंने अमेरिका ने बेचा इनको, अपनी वॉर मशीनरी चलाई है और उसका हवा क्रिएट किया हुआ है ईरान को। इसलिए उन्होंने अब ईरान को अपने चाइना ने बड़ा मीडिएट करके सऊदी अरब को, ईरान को, पाकिस्तान मस्ट हैव टेकन देयर ओन पार्ट, इनको करीब लाए हैं, इनके वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए। नाउ दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे अंडरस्टैंड ईच अदर रियलिटी। इससे बड़ा फ़र्क पड़ा। ये प्रॉब्लम है नहीं उनको, अमेरिका को, इजराइल को पसंद कि वो अब ईरान और मिडल ईस्ट कंट्रीज आपस में दे कम क्लोज, फिर उनकी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दैट इज़ द रीज़न दे वांट कि इस इशू को लेके चलें। और कोई जुल्म की इंतहा, आप वेनेजुएला पे चढ़ाई कर दिया आपने, पाकिस्तान प्रेसिडेंट को उठा के ले वाई, इसलिए कि वो आपकी बात नहीं मानता। अब ईरान जो है वो रेजिडेंट मुल्क है, वेनेजुएला तो नहीं है। वहाँ पर उन्होंने पूरी तैयारी की, दे न्यू कि उनकी बैटल ऑफ सर्वाइवल है, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी मिसाइल की रखी है कि अगर कोई अमेरिकन आएंगे, अमेरिका का नुकसान नहीं करते तो कम अज़ कम इसराइल का नुकसान तो करेंगे। दिस इज़ द ओनली रीज़न। ईरान ने ओपनली किया कि यस देन वी विल गो फॉर इट, और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री फ्रैंकली टेलिंग वो अमेरिका से बात कर रहे हैं कि ईरान पे नहीं जाएं। वी हैव नो थ्रेट, नाम अपनी स्पेस देंगे आपको इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल सही है सर। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। उसमें कोई दो राय नहीं है, वेनेजुएला के अंदर जितनी उजलत में, जितनी तेज़ी से ऑपरेशन यूएस ने सक्सेसफुल कर लिया, डेफिनेटली ईरान वेनेजुएला नहीं है, रेजिलिएंट नेशन है, एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। लेकिन लगता ही है कि दूसरी तरफ इंगेज करके अल्टीमेटली उस हदफ को उसी अंदाज में अचीव यूएस करना चाहता है जैसे जो वो टारगेट रखता है, और उससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो है वो टाइम बाइंग कर रहा है या वक्त गुजारी कर रहा है जितनी देर तक वो कर सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हॉकी के मैदान में एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ तो ये महज चंद इंतजामी शिकायत तक महदूद मामला नहीं रहा, बल्कि इसने कौमी खेल के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। जैसा कि कौमी टीम के हालिया गैर मुल्की दौरे खुसूसन ऑस्ट्रेलिया में पेश आने वाले वाक़यात ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के दरमियान एतमाद की खलीज को नुमाया करके रख दिया। खिलाड़ियों ने रिहाइश, खुराक, यौमिया अलाउंस और सफरी इंतजामात पर खुलकर एतराज़ात उठाए, और ये शिकायत इसलिए ज़्यादा अहम बन गई क्योंकि पाकिस्तान हॉकी पहले ही आलमी दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली, महदूद वसाइल और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मसाइल से नबर्द आज़माए। ऐसे में अंदरूनी इख्तलाफात ने टीम के मोराल और पेशा वराना माहौल को भी मुतासर किया। अब अगर इस तनाज़े की जड़ों में झांका जाए तो सबसे नुमाया अंसर माली बदहाली है। PHF कई बरसों से फंड्स की कमी, स्पॉन्सरशिप ना होने और इंतज़ामी तनाज़ात का शिकार रही है। फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमती मावनत नाकाफ़ी है और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शफाफियत और ऑडिट के तकाज़ों पर जोर देता रहा है। यहाँ असल मसला एतमाद का फुक़दान है। फेडरेशन खुद मुख्तारी चाहती है जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड निगरानी को लाजिम समझता है। इस कशमकश का नतीजा ताख़ीर, गैर यकीनी और इंतज़ामी खलल की सूरत में सामने आया, जिसका बराह रास्त बोझ खिलाड़ियों पर पड़ा है। ये बहरान दरअसल गवर्नेंस मॉडल की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। दुनिया भर में कामयाब स्पोर्ट्स फेडरेशंस कॉरपोरेट तर्ज की मैनेजमेंट, शफाफ माली निज़ाम और तवील मुद्दती हिकमत अमली पर काम करती हैं। पाकिस्तान में हॉकी का निज़ाम शख्सियात के गिर्द घूमता रहा है। इदारा जाती तसलसल कमज़ोर जबकि एहतसाब का ढांचा गैर मौसर रहा है। जब खिलाड़ियों को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती तो यह सिर्फ माली कमी नहीं बल्कि तरजीहात की खराबी का सबूत होता है। ऐसे में कौमी टीम के कप्तान इमाद भट्ट और सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से अवामी सतह पर आवाज़ उठाना इस बात का इशारा है कि इंतज़ामिया के साथ उनका अंदरूनी मुकालमा नाकाम हो चुका था। इसी पस मंज़र में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुदाखलत अहम साबित हुई, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात करके वाजिबात की अदायगी और आइंदा बेहतर इंतजामात की यकीन दहानी भी कराई। और इसके साथ साथ खिलाड़ियों के ज़ख्म पर मरहम रखते हुए उन्होंने खिलाड़ियों में 10-10 लाख के चेक भी तकसीम किए जो खिलाड़ियों के हौसला अफजाई का बायस बने। चेयरमैन PCB का ये इकदाम माशी एतबार से खिलाड़ियों के लिए एक रिलीफ साबित होने के साथ साथ सियासी और इंतजामी पहलू के हवाले से भी अहम रहा, और ये पैगाम दिया गया कि रियासत कौमी खिलाड़ियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। और मोहसिन नकवी की जानिब से दी जाने वाली यही यकीन दहानी कौमी टीम के खिलाड़ियों में इस कदर एतमाद का बायस बनी कि उन्होंने मोहसिन नकवी के इक़दामात को भरपूर अंदाज में सराहा। खिलाड़ियों का इस हवाले से कौमी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने जो है किन ख्याल किया, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जो मुतालबा
उनको बताया गया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि आपका काम है सिर्फ खेलना, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं हॉकी को जो टेक ऑफ करूँगा और जितने भी मामला है वो चेयरमैन साहब खुद देखेंगे। तो हमारे चेक अनाउंस किए थे 10-10 लाख के, उन्होंने पूरी टीम के लिए 10-10 लाख के जो चेक हैं वो प्लेयर्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।